नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका अनिरुद्ध क्लासेस में। आशा करता हूँ सब ठीक ही होंगे। देखिए, जैसे कि पहले आपको बताया था कि ऑफलाइन क्लासेस किसी वजह से नहीं हो पाएंगी, तो ये एक रास्ता निकाला है ताकि आपकी पढ़ाई भी बाधित ना हो। ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से आपकी पढ़ाई सुचारू रूप से चलती रहे। अब इसमें क्या होगा कि हम हर वीकेंड पर सैटरडे का दिन रख लेंगे। उस टाइम पर आपको देखिए डेली जो पढ़ाया जाएगा, आपको इस तरीके से टॉपिक दिए जाएंगे बहुत ही कम टाइम के, लेकिन उसमें ना बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ होंगी। तरीका पहले की तरह ही रहेगा, यानी कि आपको कुछ पाठ समझाया जाएगा। डेली के लगभग 10 से 20 क्वेश्चंस आपको जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं वो भी दिए जाएंगे, जो डेली आपको याद करने हैं अच्छे से। ठीक है। और वीकेंड पर आपका एक टेस्ट ले लिया जाएगा। ठीक है, लेकिन वो ऑफलाइन ही होगा, यानी कि आपको क्लास में बैठकर ही टेस्ट देना है, ताकि आपको पेपर देने का एक बढ़िया वाला एक्सपीरियंस आपको मिले। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं फिर बिना देरी किए। तो जैसे कि हम स्टार्ट कर रहे थे पहले भी भारत का भूगोल, तो इसके अंतर्गत हम सबसे पहले पढ़ेंगे भारत के भौतिक प्रदेश। ठीक है। अब भारत के भौतिक प्रदेश से पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पे एक मैंने कोशिश की है भारत का नक्शा बनाने की, क्योंकि पेन से बनाया है इसलिए थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, इसमें थोड़ी सी ऊपर नीचे लाइन खिंच गई हैं। चलिए यहाँ से हम पढ़ने का स्टार्टिंग करते हैं। भौतिक प्रदेश। ठीक है, यहाँ लिखा है, एक सेकंड ज़रा इसको मैं, अब ठीक है, कि भारत धरातलीय दृष्टि से विभिन्नताएं रखने वाला देश है। यहाँ पर पर्वत, पहाड़ियाँ, मैदान, सभी प्रकार के भूदृश्य पाए जाते हैं। भारत के संपूर्ण क्षेत्रफल का लगभग 11% भूभाग पर्वतीय, 18% भूभाग पहाड़ी, 28% भूभाग पठारी और 43% जो शेष बचा है वो भूभाग मैदानी है। देखिए, जो हमारा भारत देश है, इसको हटा दूं मैं ज़रा, भी नया नया शुरू किया है तो थोड़ी सी दिक्कत होगी चलाने में, लेकिन धीरे धीरे करके आदत बन जाएगी। चलिए देखिए, आप मैप पर आइए। तो मैप पर क्या है, हम देख रहे हैं अपना देश। अब इस देश में हम क्या देखते हैं कि जो पूरा का पूरा भारत है, ठीक है, नक्शे में, इसकी जो बनावट है, यानी कि जो भौगोलिक बनावट है वो एक जैसी नहीं है। कहीं पर तो पर्वत हैं, तो कहीं पर पठार हैं, कहीं पर मैदान है, ठीक है, कहीं पर द्वीप भी हैं। चलिए तो इन्हीं के बारे में इसमें बताया गया है। जैसे इसने क्या कहा है कि हमारा भारत भौगोलिक दृश्य से विभिन्नताओं वाला देश है। यहाँ पर पर्वत हैं, पहाड़ियाँ हैं, मैदान हैं, पठार हैं, ठीक है, ये चीज़ें पाई जाती हैं। और ये आपको याद रट्टाफिकेशन तो नहीं करना, बस एक बार पढ़ लेना है। ये भी मैं आपको बताता चलूँगा कि चीज़ें पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या है कि 11% आपको याद रखना है कि भूभाग पर पर्वतीय क्षेत्र हो गया, 18% पर आपका क्या हो गया, पहाड़ी हो गया, 28% पर पठारी और शेष 43% आपका मैदानी क्षेत्र हो गया। ठीक है, चलिए आगे चल देते हैं। यहाँ देखिए, भारत के भौतिक प्रदेशों का निर्धारण। ठीक है, अब यहाँ पर कई किताबों में अलग अलग भारत को भौतिक प्रदेशों के कितने भागों में बांटा गया है, भारत के भौतिक प्रदेश को, उसके बारे में बताया गया है। किसी किताब में 3 भौतिक प्रदेश मिल जाएंगे, किसी में 4 मिल जाएंगे, तो किसी में 5 मिल जाएंगे। तो इससे ज़्यादा कन्फ्यूज़न में मत आना। ठीक है, इसको पहले थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। यहाँ लिखा है कि भारत को 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा जा सकता है। ये मैंने घटना चक्र में से ही थोड़ा सा
देखा और उसका ही ये प्रदेश मैंने यहाँ लिखे हैं कि पहला है उत्तरी पर्वतीय प्रदेश यानी कि द नॉर्दर्न माउंटेन रीजन। फिर प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश यानी द पेनिनसुलर अपलैंड्स। नंबर 3 है विशाल मैदान द ग्रेट प्लेन्स। और चौथा है तट एवं द्वीप। तो इसमें अब क्या बात आ जाती है, इसको थोड़ा सा नक्शे से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, मुझे पता है आप में से बहुतों को तो पता होगा, लेकिन थोड़ा सा नक्शे से और अच्छे से पता चलेगा। देखिए यहाँ देखिए, जैसे यहाँ उत्तर का पर्वतीय प्रदेश ये वाला पार्ट आ जाता है। देखिए मैं आपको इससे पहले एक चीज़ बता दूं, हम कागज़ पर जब भी दिशाओं का ज्ञान करते हैं यानी कि दिशाएं समझते हैं तो हमेशा ध्यान रखना। देखिए मैंने ये प्लस का निशान बनाया कागज़ पर इस तरीके से, इसी तरीके से प्लस का निशान बनाइए। ये दिशा होती है पूर्व, ये होती है उत्तर। देखिए पूर्व है तो पूर्व का उल्टा हो गया पश्चिम। अब पूरब और पश्चिम के जस्ट ऊपर है उत्तर और उत्तर का उल्टा दक्षिण है। ठीक है, इसी आधार पर हम दिशाओं की जानकारी कागज़ पर करते हैं। अब इनके बीच की अगर हम लाइन खींचते हैं तो ये बीच वाला क्या हो जाएगा, उत्तर पूर्व, और इधर वाला पार्ट जो हो जाएगा उत्तर पश्चिम, इधर वाला पार्ट हो जाएगा दक्षिण पश्चिम और इधर वाला पार्ट हो जाएगा दक्षिण पूर्व। ठीक है, इसी के बेस पर आपको याद रखना है। चलिए हम आ जाते हैं फिर से वहीं पर। तो पहला है उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। तो ये वाला जो पार्ट हो जाता है उत्तर का पर्वतीय प्रदेश हो जाता है। ये हमारा मैदानी क्षेत्र आ जाता है, ये हमारा पठारी क्षेत्र आ जाता है, और नीचे की साइड यानी कि ये वाला एरिया हमारा तटीय मैदान कहलाता है। इधर लक्षद्वीप यानी द्वीपीय क्षेत्र हो जाता है, इधर अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है ना, तो यहाँ तक आपको क्लियर होगा। देखिए थोड़ा थोड़ा लेके चलेंगे अभी स्टार्टिंग में, और धीरे धीरे करके टॉपिक थोड़ा बढ़ा दिया जाएगा। तो अब हम आगे चलते हैं। सबसे पहले बात आ जाती है उत्तरी पर्वतीय प्रदेश की। उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, यहाँ लिखा है कि भारत की यह पर्वतमाला सिंधु नदी के मोड़ से प्रारंभ होकर ब्रह्मपुत्र नदी के मोड़ तक फैली है। ठीक है, नेक्स्ट, पूर्व से पश्चिम दिशा में इसकी लंबाई 5000 किलोमीटर है और चौड़ाई 200, ये अरुणाचल प्रदेश में, से 500 किलोमीटर कश्मीर में के बीच पाई जाती है। यह पर्वतमाला भारत के 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है। ठीक है, वापस से मैं उसी नक्शे पर आता हूँ। ये देखिए यहाँ पर ये इसकी बात कर रहा है, उत्तर का पर्वतीय प्रदेश ये वाला। तो यहाँ पर ये जो पर्वतीय प्रदेश इस तरीके से फैला हुआ है, ये इस तरीके से। ठीक है, इसकी लंबाई कितनी बता रखी है, 5000 किलोमीटर। ठीक है, पूरब से पश्चिम, या कैसे समझ लीजिए आप। और ये शुरुआत कहाँ से होता है, कहाँ से कहाँ तक, ये देखिए ये सिंधु नदी जा रही है, सिंधु नदी के मोड़ से लेकर इधर जाती है ब्रह्मपुत्र नदी, यहाँ तक ये फैला हुआ है। पूरब साइड की यानी कि इस साइड है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, इस साइड है अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पर इसकी चौड़ाई 200 किलोमीटर है और यहाँ से इस साइड जाते हुए इसकी चौड़ाई 500 किलोमीटर, यानी कश्मीर में 500 किलोमीटर तक इसकी चौड़ाई हो जाती है। यानी कि ध्यान रखना इस बात को, ये क्वेश्चन आया हुआ भी है कि जो उत्तर का पर्वतीय प्रदेश है, या हम इसको हिमालय पर्वत श्रेणी भी बोल सकते हैं, कि पूरब से पश्चिम की तरफ जाने पर इसकी जो चौड़ाई है वो बढ़ती जाती है। ठीक है, इसकी जो चौड़ाई है ये बढ़ती जाती है, 200 किलोमीटर से 500 किलोमीटर तक ये इसकी चौड़ाई चली गई, तो इसको ध्यान रखिएगा।
ठीक है। और इसकी जो औसत ऊंचाई है वो लगभग है 2000 मीटर। ठीक, चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आप इसको ये समझिए, देखिए मैंने आपको बताया था उत्तरी दिशा में, इधर इस साइड, इस दिशा में जो उत्तर का पर्वतीय प्रदेश है, इसके उत्तर की तरफ क्या है, ये तिब्बत है। और दक्षिण की तरफ है इस साइड, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ये है सिंध गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान। ठीक है, इधर उत्तर की तरफ तिब्बत का पठार हो गया, दक्षिण की तरफ सिंध गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान हो गया। चलिए आगे चलते हैं। इसको हटा देता हूँ मैं। चलिए आगे देखिए, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी आ गया है कि इसके उत्तर में तिब्बत का पठार और दक्षिण में सिंध गंगा ब्रह्मपुत्र का विशाल मैदान फैला हुआ है। इसका आकार तलवार की भांति है। देखिए बताया था ना इस तरह से भारत के नक्शे में कि जो आकार है उत्तर के पर्वतीय प्रदेश का, तलवार की भांति उसकी आकृति है, यानी कि उसकी बनावट है। चलिए ऊपर चलते हैं। यहाँ लिखा है कि यह नवीन मोड़दार पर्वतमाला है, यानी कि यंग फोल्डेड माउंटेन्स है। यानी कि जो उत्तर का पर्वतीय प्रदेश है उसकी जो बनावट है, अभी वो नवीन मोड़दार पर्वतमाला है और ये अभी भी निर्माण की प्रक्रिया में है। ध्यान रखना, अभी भी निर्माण की प्रक्रिया में है। यहाँ पे लिखा हुआ भी है, देखिए यह पर्वत अभी भी निर्माणावस्था में है। अब क्योंकि उत्तर का जो पर्वतीय प्रदेश है उसमें जो मेन पर्वत है वो हिमालय पर्वत है। कौन सा है? हिमालय पर्वत है, इसलिए इसको हिमालय पर्वतीय प्रदेश भी बोला जाता है। ठीक है, इसको हिमालय पर्वतीय प्रदेश भी बोला जाता है। अब इसमें देखिए, उत्तर का पर्वतीय प्रदेश की बात करने का मतलब एक तरह से हिमालय पर्वत श्रेणी के बारे में ही बातचीत करना है। तो यहाँ लिखा है कि हिमालय पर्वत की उत्पत्ति टेथिस भूसन्नति के मलबे के लगातार जमाव, धसाव और वलन क्रिया से हुई है। जो हिमालय पर्वत, अब जैसे ही हम इससे नेक्स्ट वीडियो में हिमालय पर्वत के बारे में ही शुरू करेंगे, उसमें अच्छे से इसके बारे में क्लियर भी कर देंगे, लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा बता दूं। जो तेथिस सागर है, ठीक है, तेथिस भूसन्नति का जो मलबा था उसी में एक, आप मोटा मोटा समझ लीजिए कि उसी के प्रोसेस के थ्रू वलन यानी कि फोल्डिंग के प्रोसेस जो हुआ उसके थ्रू ही हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। और इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि एक जो सिद्धांत दिया गया था प्लेट विवर्तनिकी का सिद्धांत है, यह है प्लेट विवर्तनी सिद्धांत के अनुसार इंडियन एवं यूरेशियन प्लेटों के टकराव से हिमालय का निर्माण हुआ है। ठीक है, ये आप ध्यान रखना कि ये प्लेट विवर्तनी सिद्धांत बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इधर से देखिए, यहाँ से इंडिया है और इधर से यानी कि इंडियन प्लेट है और इस साइड से यूरेशियन प्लेट है। अब जब ये दोनों आपस में टकराई, जो टकराया हुआ पार्ट है, ठीक है, ये जो संक्रमण वाला क्षेत्र है, ये टकराकर ऊपर उठता जा रहा है और इसी के द्वारा ही हिमालय पर्वत की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, तो यहाँ अभी फ़िलहाल इतना ही रहेगा। ठीक है, और अभी नेक्स्ट वीडियो में और भी इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और देखिए वीडियो इस तरह से बनेगा कि आप कोई भी पढ़ाई कीजिए, चाहे BCA कीजिए, BTech कीजिए या LLB कीजिए, और जब आप जनरल कंपटीशन का मन बनाते हैं, ठीक है, क्योंकि अभी तो फ़िलहाल ये क्लासेस इस तरह की रहेंगी कि जनरल कंपटीशन के पर्पज़ से रहेगी, ना ही बहुत ज़्यादा टफ़ लेवल का कि मैं कहूँ आपके PCS के लिए, है ना, या IAS के लिए, ऐसा कुछ नहीं। जनरल कंपटीशन के पर्पज़ से क्लासेस रहेंगे। लेकिन एक बात की गारंटी मैं दे देता हूँ, अगर आप मेन कंपटीशन जो थोड़े से ऊंचे लेवल के हैं उनमें भी आप इसकी पढ़ाई करके जाएंगे तो मैक्सिमम क्वेश्चन आप कर पाएंगे। और ऐसा हो सकता है कि आप, खैर ये तो एग्ज़ाम देने के बाद ही पता चलेगा कितना सेटिस्फेक्शन आपको मिलता है। चलिए, तो आपको नेक्स्ट वीडियो में अभी आपको मिलते हैं 10 से 15 क्वेश्चन इम्पोर्टेंट जो आपको रेडी करने हैं, और इनको डेली
लर्न करती रहिए, रेक्टाफिकेशन एकदम कर देना। हाँ, ये जो चीज़ें हैं ये तो समझनी है, इनमें रेक्टाफिकेशन की ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। जो क्वेश्चंस हैं 10 से 15 क्वेश्चन वो इम्पोर्टेंट होंगे, तो इसलिए कोशिश कीजिए अच्छे से याद करने की, ताकि अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं उन पे आप जैसे पढ़ते ही आपको समझ में आ जाए कि हाँ ये वहाँ पढ़ा था, और आप उसका आंसर पे, सही आंसर पे निशान लगा सकें। चलिए आज के लिए इतना ही है। थैंक यू।